नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। मैं हूं तेजस्वी सिंह और ये हमारा लेक्चर 2 है यूनिट 3 से पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। और अब हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसके लिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पढ़ेंगे हम इसमें। क्या? फैक्टर अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करने वाले कारक, कारक मतलब फैक्टर, और अफेक्टिंग मतलब प्रभावित करने वाले। अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी साथ साथ समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें फैक्टर पढ़ेंगे। वे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास में आता है फर्स्ट नंबर पे, वो हमारा होता है साइज ऑफ एटम। एटम का साइज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, और एटम का साइज जितना छोटा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि अगर एटम छोटा होगा तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही अधिक होगा, ठीक है। प्यार से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर एटम का साइज छोटा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अगर एटम बड़ा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उसका कम होगा, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतना ही टाइटली होल्ड कर लेगा, उतनी ही मजबूती से बांध लेगा, ठीक है। उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से उन्हें अट्रैक्ट करेगा जितना ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उसका होगा। और जितना कम होगा, जैसे कि हमने बात करी है बड़े परमाणु की, जितना कम होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स उतने ही कम बल से, उतने ही कम फोर्स से वो उन्हें क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बांध लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वही हमारी क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं एटम के साइज में हम इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसे सही से समझ के चलते हैं। देखिए हाँ, हमने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स इनडायरेक्टली साइज ऑफ एटम, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? साइज ऑफ एटम पे। इफ द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, अगर साइज बढ़ जाता है किसका? एटम का। द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, आर लेस टाइटली होल्ड बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है लेस टाइटली होल्ड कर लेगा किन्हें? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उन्हें जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो एक वीक फोर्स से करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगाएगा। इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। सो आईपी इज डिक्रीज। तो इस कारण क्या होगा? जो आईपी होगी उसकी वो घट जाएगी, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिमूव इजिली। और इस कारण क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उसके वे आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ इसकी बात करेंगे, देखिएगा हम इसमें एक फॉर्मूला भी समझा है इसका। जो हमारा आईपी होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? साइज ऑफ एटम पे। तो हमने समझा भी रखा है आईपी एंटी प्रोपोर्शनल किसके है? साइज ऑफ एटम की। वेयर आईपी क्या है? यहाँ जो आईपी है हमारे पास में वो है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ, जैसे कि एल आई लिया हुआ है, एन ए लिया हुआ है, के लिया हुआ है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो किसका होगा? वो होगा एल का, लिथियम का। क्यों? क्योंकि लिथियम इस वर्ग में, इस ग्रुप में सबसे ऊपर आता है और साइज में कैसा है? सबसे छोटा है। अगर बात करेंगे किसकी? पोटेशियम की, तो यहाँ ये तीसरे नंबर पे आता है और इसका साइज इन तीनों के तीनों में सबसे बड़ा है। साइज बढ़ेगा तो आईपी का मान भी घटेगा, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घट जाएगी। चलिए अगला देखते हैं इसका दूसरा फैक्टर क्या है। दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का चार्ज है, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा जितना अधिक आईपी होगा उतना ही अधिक, ठीक है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आईपी की वैल्यू भी होगी। देखिएगा यहाँ हमने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आईपी। वैल्यू ऑफ आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, मतलब ENC। ENC मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? न्यूक्लियस के चार्ज पे, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही अधिक होगा।
क्यों होगा ये मैं अभी आपको जस्ट पहले वाले पॉइंट में समझा दिया। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होल्ड हुए हुए होते हैं वो किससे होते हैं? कौन करता है इलेक्ट्रॉनों को होल्डिंग? इलेक्ट्रॉनों को कौन बांध के रखता है, पकड़ के कौन रखता है? न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस जितने वीक फोर्स से उन्हें अट्रैक्ट करेगा, वीक फोर्स से होल्ड करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, और जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही कठिन होगा, हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं इसमें। फिर इसके बाद में हमने लिखा हुआ है इफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज, यदि न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा विद एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के साथ में। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए विल रिक्वायर्ड, जरूरत होगी किसकी? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी के लार्ज अमाउंट की जरूरत होगी इस कंडीशन में। अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट की जरूरत होगी। ठीक है, और यहां हमने लिख दिया है इसमें आईपी प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। देखिएगा यहां हमने लिखा हुआ है 8 ओ, 8 क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन परमाणु है, हमारे पास में एटम है, और ये हमने फ्लोरीन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना है यहाँ 2 से। अब ओ पे चार्ज कितना आ जाएगा? ओ पे आ जाएगा O2 माइनस, और एफ पे कितना रहेगा? F माइनस। तो यहाँ कितना है? इसमें 2 माइनस है। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ जो चार्ज ज्यादा है वो किस पे है? F माइनस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ओ पे तो 2 माइनस और एफ पे 1 माइनस है, तो इस पे 1 है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो 1 माइनस है वो बड़ा होता है किससे? माइनस के 2 से। तो चार्ज किस पे ज्यादा है? फ्लोरीन पे ज्यादा है। तो यहाँ आईपी भी किसकी ज्यादा हो जाएगी? फ्लोरीन की हो जाएगी, और ऑक्सीजन की किस हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसका। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है हमारे पास में इसमें स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। जो सबसेल हमारे पास में होती है उनकी स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों सबसेल कौन कौन से होते हैं? एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ये चारों के चारों क्या होते हैं? सबसेल। ठीक है, एस पी डी एफ, ये क्या है? हमारे सबसेल है। अभी तक जितने भी हमें सेल्स नोन है उनमें केवल ये 4 ही अभी तक पता है, एस पी डी एफ। इनके अलावा भी कोई सी भी सेल्स ऐसी नहीं है जो कोई इनसे अलग अभी तक कोई भी नोन हो। ठीक है, ये केवल 4 सेल्स ही, 4 सेल्स ही, सॉरी सब सेल ही हमें यहाँ नोन है। अगर कोई भविष्य में आएगा तो एफ के बाद में जी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल की। अब सब सेल कब स्टेबल होती हैं? सब सेल तब स्टेबल होती हैं या तो वे हाफ फिल्ड हों, ठीक है, या तो वे हाफ फिल्ड हों या फिर वे फुल फिल्ड हों। ठीक है, या तो वे फुल फिल्ड हों या फिर हाफ फिल्ड हों, तब जाके सेल स्टेबल होती है। अब हमने इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आईपी आल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किस पे? डायरेक्टली किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल पे। ठीक है, ये एबिलिटी लिखा हुआ है, एबिलिटी को हटाएंगे, ये लिखा हो पाएगा स्टेबिलिटी, STABLITY, स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल। इफ आउटर मोस्ट सेल, अगर किसी कारण से जो आउटर मोस्ट सेल है वो कैसी है? हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड है, देन इट विल बी स्टेबल। इस कंडीशन में वो कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस कंडीशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है, फ्रॉम सच एटम, ऐसे एटम से, इज डिफिकल्ट, कठिन होगा। दैट्स वाई, क्योंकि लार्ज अमाउंट, ठीक है, हैज बीन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एटम। तो इस कंडीशन में हमें लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। चलिएगा, ये बात आपको सही से समझ में आ गई होगी। यहाँ आईपी हमने समझा दिया है, आईपी प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल के। ठीक है, चाहे तो इसे एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आईपी, जो आईपी की वैल्यू होती है, आल्सो डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल की। जो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ सब सेल पे। ठीक है, अगर सब सेल हाफ फील्ड या फुल फील्ड होंगी तो इस कंडीशन में वे कैसी होंगी? स्टेबल होंगी।
और इस कंडीशन में इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें अधिक अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ेगी किसके, एनर्जी के। और ये बात में हमने लिख भी दिया इसका फॉर्मूला कि आईपी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। चलिए अगला देखते हैं इसमें। तो हमारे विचार से इसमें केवल 4 ही हमने यहाँ इसमें फैक्टर लिखे हुए हैं, सॉरी 5 लिखे हुए हैं। ये हमारे पास में फोर्थ है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कौन, आईपी। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही कम होगा। चलिए देखेगा इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं यहाँ। Fe3+, Fe2+, Cu2+, Cu+। देखिएगा जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसी की आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा है। देखिएगा 2+, 1+, तो 2+ ज्यादा है, 1+ कम है, 4+ ज्यादा है, और ये 2+ कैसा है, इसका कम है, ये लो है, और दूसरा कैसा है, इसमें हाई है। चलिए एक बार इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं यहाँ। तो हमने इसमें भी लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है ये भी डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डायरेक्टली डिपेंड करती है कौन, आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इट ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, अब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिएगा या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिएगा, बात एक ही है, ठीक है। इंक्रीज हो जाता है तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू एक्सटर्नल फोर्स। इस कंडीशन में जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गलत लिखा हुआ है इसमें। इन दिस कंडीशन रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ती है किसके, एनर्जी के, ठीक है। और हमारे पास में फिफ्थ, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट किस प्रकार से इफेक्ट करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल को, देखते हैं इसे। वैल्यू ऑफ आईपी इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल्स। चलिए सबसे पहले तो समझिएगा कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है। हमने कोई एटम लिया, अब इस एटम के चारों ओर क्या होंगे, न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे हमारे पास में, यहाँ ये सेल्स इस टाइप से इसके हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब इनमें हर सेल्स में जितनी भी हमारे पास में ये सेल्स हैं, सभी सेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। प्यारे बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, सेम चार्ज होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है तो हमें पता है एक पे माइनस, दूसरे पे भी माइनस, तो एक दूसरे के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसे चार्ज है, प्लस का, इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज है, माइनस का, तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो याद रखिएगा एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वे एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। तो इस कारण क्या होता है, जो न्यूक्लियर जो ENC होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, रिपल्सन, जबकि न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो न्यूक्लियस उतने बल से, उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन को जितने से करना चाहता है, तो उसमें कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। इसी प्रभाव को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आई होप आपके सही से समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमारे इफेक्ट्स इसके फिनिश हो गए हैं। अब पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन भी शायद एक दो ही है। सबसे पहले एप्लीकेशन हमने इसमें लिखा हुआ है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, कि हम आयनाइजेशन पोटेंशियल से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट केवल वे कर सकते हैं
जो मेटल होते हैं, ठीक है, जो मेटल नहीं होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ भी है, समझा हुआ भी हमने इसी बेस पे है कि द एलिमेंट्स हैविंग लो वैल्यू ऑफ आईपी आर मेटेलिक, ठीक है। यहाँ हमने लिखा हुआ है इसमें कि जिनमें लो वैल्यू होती है किसकी, आईपी की, वे कैसे होते हैं, मेटेलिक। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट कर देते हैं, जबकि जो मेटल नॉन मेटल्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को उल्टा एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है। और उनसे हम वापस इलेक्ट्रॉन निकलवाएंगे, उनसे हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है बिकॉज दे कैन इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो इनकी आईपी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट था द एलिमेंट्स हैविंग हाई वैल्यू ऑफ आईपी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हाई वैल्यू रखते हैं किसकी, आईपी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल की हाई वैल्यू रखते हैं, ठीक है। आर नॉन मेटेलिक, वे नॉन मेटेलिक होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज दे कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ठीक है। अगर कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो मेटल्स है, और अगर कोई आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है तो फिर वो नॉन मेटल है, ठीक है। यहां से आगे हम चलेंगे, तो यहां से आगे हमें इसे देखना है किसे, एग्जाम्पल में। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं किसके, एन का, एम का, एल का, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स हैं। तो इनके जो आईपी होगी, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, लो होगा। बात करेंगे सीएल की, एस की, पी की, एफ की, तो ये सब नॉन मेटल्स हैं, तो इनका जो आईपी होगा वो कैसा होगा, वो हाई होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जनरली इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट साइड आर मेटेलिक एंड एलिमेंट्स ऑन राइट साइड आर नॉन मेटल्स। जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में लिखे हुए होते हैं वे मेटल्स होते हैं, और जो राइट में लिखे हुए होते हैं वे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, रिएक्टिविटी, ठीक है। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ये रिएक्टिविटी के कैसा होता है, एंटी प्रोपोर्शनल। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसकी आईपी की वैल्यू उतनी ही लो आएगी, और जो जितना लेस रिएक्टिव होगा उसकी आईपी की वैल्यू उतनी ही मोर आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे इसमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आईपी, ठीक है। कि जो रिएक्टिविटी है ऑफ मेटल की, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, आईपी पे। इफ द आईपी इंक्रीज, अगर आईपी कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, देन न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स आल्सो इंक्रीज। तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इस कंडीशन में आसानी से इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा हो जाएगा, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया हुआ है हमने यहाँ एल आई का, एन ए का, के का, आरबी का, सी एस का, एफ आर का। तो यहाँ आईपी लिखा हुआ है हमने इसमें, तो आईपी सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ एल आई का है, और रिएक्टिविटी हम इसके बाद में दिखाए हुए हैं। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, एल आई की, और सबसे कम किसकी है, यहाँ एफ आर की, ठीक है। चलिएगा अब इसके बाद में देखते हैं इसका थर्ड। तो थर्ड पॉइंट में हमने इसमें पढ़ा है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। कि जो रिड्यूसिंग नेचर होता है किसी भी मेटल का वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किसे, आईपी को। मतलब जो आईपी है वो डिपेंड करता है इनडायरेक्टली किस पे, रिड्यूसिंग नेचर पे। जो आईपी, अच्छा इनडायरेक्टली में और डायरेक्टली में समझेगा। कभी कभी सोचते हैं बच्चे की मतलब नहीं समझा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर दूसरा बढ़ेगा तो पहला भी बढ़ेगा, ठीक है। कोई वैल्यू अगर आपने यहाँ ली, मैं लिख देता हूँ यहाँ ए प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मीन्स ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और अगर बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। कोई सा भी बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ना ही बढ़ना है। मैंने यहाँ से आपसे कह दिया कि ए प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो इसका मतलब ये है अगर बी बढ़ेगा तो फिर ए घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, ठीक है। इस टाइप से इनके वैल्यू आती हुई चली जाएंगी। तो इसमें लिखा हुआ है हमने यहाँ इट की जगह इफ करिएगा, इफ द वैल्यू ऑफ आईपी, कि अगर आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है किसी एटम के लिए, कैन नॉट बी डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। विच इज रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल होता है
फॉर देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो कारण होता है इसका, रीजन क्या होता है, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसमें एक की मिनिमम है, सॉरी यहाँ हमने दिखाया हुआ है इसमें आईपी। तो जो आईपी है वो ऊपरले वाले का कैसा है, यहाँ मैक्सिमम है, और जो निचले वाले का है वो कैसा है, मिनिमम है। बात करेंगे किसकी, रिड्यूसिंग नेचर की। तो जो रिड्यूसिंग नेचर है ऊपरले वाले का कैसा है, मैक्सिमम है, और जो निचले वाले का है वो कैसा है, यहाँ मिनिमम है। ठीक है चलिएगा, फिर इसके बाद में चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट जो है हमारे पास में वो एक क्वेश्चन है, ये बार बार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, पूछ लिया भी जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है इस आने वाले आपके सेमेस्टर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, सेकेंड आईपी, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज वेरी हाई एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जो सेकेंड आईपी है, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वो हाई होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। वाई क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा, और इस कंडीशन में निकालना इलेक्ट्रॉन और भी कठिन होगा। ठीक है, डिफिकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना जितना डिफिकल्ट होगा उसे हमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी हमें उसे देनी पड़ेगी आईपी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यही कंडीशन होती है कि जो सेकंड आईपी होता है किसका, लिथियम का, वो फर्स्ट आईपी से ज्यादा तो होता ही होता है। अब क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा हुआ है कि ज्यादा होता है, ये पूछा हुआ है कि कंपेयर वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। तो इसका कारण ये होता है प्यारे बच्चों, जब लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो इसका जो फर्स्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, पूर्ण रूप से भर जाता है, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। जो कंप्लीटली फिल्ड एटम होते हैं इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है। क्यों, क्योंकि जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन वे कैसे होते हैं, स्टेबल होंगे, या हाफ फील्ड होंगे जिनमें सेल्स में इलेक्ट्रॉन वे भी कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। तो ये कंडीशन हमारे पास में जो यहाँ आई हुई है इसमें Li+ में ये कैसा होता है, कंप्लीटली फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें कंप्लीटली फील्ड होते हैं, इसका फर्स्ट सेल बिल्कुल एकदम कंप्लीटली फील्ड होता है। इस कंडीशन में इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, और जो दूसरा आईपी है इसका, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, किससे, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। और ये हमने इसमें लिखा हुआ भी है, सेकंड आईपी Li is very high as compared to first IP because after removal one electron in outermost cell effective nuclear charge is increased, and removal of second electron large amount of required energy, so second IP very high to first IP। याद रखिएगा, सेकंड आयनाइज, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, सो सेकंड आईपी इज वेरी हाई टू फर्स्ट आईपी। तो फर्स्ट आईपी से ज्यादा हो जाएगा किसका, सेकंड आईपी की वैल्यू। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, दो क्वेश्चन है हमारे पास में। व्हाई द फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन O, कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, जो फर्स्ट आईपी होता है किसका, नाइट्रोजन का, वो ज्यादा होता है किसके, ऑक्सीजन के फर्स्ट आईपी से। क्यों होता है ज्यादा भाई, चलिए इसका कारण होता है इसकी स्टेबिलिटी। जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो कैसा होता है, हाफ फील्ड होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, हाफ फील्ड होता है प्यारे बच्चों, कैसा होता है, हाफ फील्ड। बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन की, तो ये ना तो हाफ फील्ड है और ना ही ये फुल फील्ड है, कोई सी भी कंडीशन इसमें नहीं है। जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं वे स्टेबल होते हैं, जो हाफ फील्ड नहीं होते हैं, फुल फील्ड नहीं होते हैं, वे स्टेबल नहीं होते हैं। किसी भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिस कारण उसका आईपी भी कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है इसमें, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम जो होता है वो कैसे होता है, हाफ फील्ड। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम हाफ फील्ड, हाफ फील्ड होता है। सो
इट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कंडीशन में इसका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेबल। बट आउटर मोस्ट सेल ऑफ ऑक्सीजन डो नॉट हैव हाफ फील्ड और फुल फील्ड। जो ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट सेल है, ना तो वो हाफ फील्ड है और ना ही वो फुल फील्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, लिखा हुआ है इसमें हमने, और नॉट फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्रॉम electronic configuration, it is observed that first IP of n is more than first IP of O। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि जब हम नाइट्रोजन से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका निकालने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो जो नाइट्रोजन का आईपी होगा फर्स्ट, वो ज्यादा हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। बिकॉज हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि ये रखते हैं क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।